balances when the 50 centimeter mark is directly above a pivot. क्या मतलब इस बात का? मतलब सर 50 सेंटीमीटर पिवट के ऊपर है। एक मीटर रूल बैलेंस कहाँ हो रहा है? 50 सेंटीमीटर मार्क पर हो रहा है ना? चलें क्वेश्चन पढ़ें. State where in the rule is the center of mass located? 50 सेंटीमीटर मार्क। 50 सेंटीमीटर मार्क. क्यों? क्योंकि सर उसी पॉइंट पर वो पूरा रूल बैलेंस हो रहा है. सेंटर ऑफ मास हो। इसका मतलब है 50 सेंटीमीटर मार्क खुद क्या है? सेंटर ऑफ मास है. What is center of mass? The point on object where all of its mass appears to act. और अगर आप उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करें तो वो ऑब्जेक्ट बैलेंस रहता है, टॉपल नहीं करता. तो वो 50 सेंटीमीटर पर ही है क्योंकि ऊपर पहली लाइन में ये बात लिखी हुई है. किसी ने 25 लिया, किसने बोला? तुम्हारे जैसे नहीं मिलेगा मार्क. अब क्या बोला? चले जी. एट द पिवट पार्ट बी. चले जी. फिगर 3.1 shows an apple and a 0.4 Newton weight placed on the rule so that the rule remains balanced at the 50 centimeter mark. फिगर में क्या दो चीजें शो हुई हैं? एक एप्पल है और एक वेट है. जिस कितना है वो? और एप्पल कितना दूर है? 25 सेंटीमीटर। और ये ये द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एप्पल इज, ये बता दिया मैंने आप लोगों को. वेट निकालना है. वेट का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे? W इज इक्वल टू mg. क्या मास दिया हुआ एप्पल का? नहीं दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर वो प्रोपोर्शन होगा। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन W इज इक्वल टू mg से सॉल्व नहीं होना. अब ये चैप्टर का नाम क्या है? टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स मोमेंट. सही है. रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं. मुझे बताएं क्या ये वेट मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं? यस। कितना और किस तरफ? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज. ये वेट इस रूलर को क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है या नहीं? ये एप्पल इस रूलर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है. यहां पर क्लॉकवाइज मोमेंट है ड्यू टू 0.4 न्यूटन वेट और यहां पर ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है जितना क्लॉकवाइज मोमेंट है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी है. मोमेंट का फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाइड बाय D. मोमेंट का फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाइड बाय D. हाउ मच इज F? F का फुल फॉर्म क्या है? F इज फोर्स. कितनी फोर्स है? कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा मुझे क्या मिलेगा? मोमेंट. कौन सा वाला? क्लॉकवाइज. और इसका वेट मुझे नहीं पता तो मोमेंट से वेट निकालें. हाँ तो लिखें जरा. F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2. F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2 लिख सकते हैं. या फिर वेट ऑफ एप्पल मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 45. मैं फिर बता रहा हूं, दोबारा सुन लें. उन लोगों से जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो सुन लें. मोमेंट का फॉर्मूला लिख लें आप लोग. मोमेंट इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय D. मोमेंट इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय D. व्हाट इज F? व्हाट इज D? डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. उसका मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि मजीद क्या मतलब होता है. यहां पर फोर्स कितनी दी हुई है क्लॉकवाइज में? 0.4 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 45 से. मुझे मोमेंट मिल गया कौन सा? जितना भी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर है. कैसे बता? बैलेंस लिखा हुआ है यहां पर. ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस. अगर बैलेंस्ड है तो मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वल कर दिया है. इक्वेशन बन गई. W आ सकता है. कितना आ रहा है? 0.72 न्यूटन आंसर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नेक्स्ट है मास. मास कैसे निकालते हैं? देखो वेट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय g. और m को सब्जेक्ट बनाओ चिराग. W अपॉन g. W कितना है? 0.72. g की वैल्यू अगर ना भी दी हो तो सबको पता है g इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. इसकी वैल्यू होती है 10. तो 0.72 डिवाइडेड बाय, डिवाइड हो रहा है सर क्या? 0.072 kg. मास का यूनिट क्या होता है चिराग? मास का यूनिट g. और वेट का न्यूटन, क्योंकि वेट फोर्स है और मास इज द अमाउंट ऑफ
मैटर। तो वेट का क्या है? केजी, वेट का न्यूटन, मास का केजी। वेट फोर्स है ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। बेटा हारून का सवाल सुने और आप में से कोई जवाब देना चाहे तो जवाब भी दे सकते हैं। ये ऐसा सर आपने जो बताया कि दोनों साइड्स पे वेट एक जितना है, तो ये मैंने नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं, मैंने क्या बताया? ये दोनों क्लॉकवाइज और बैलेंस एंटी क्लॉकवाइज। क्या बैलेंस है? क्या चीज सेम है दोनों तरफ? तो जो मूवमेंट फोर्स मोमेंट सेम है। मैंने कब बोला फोर्स सेम है? वही सेम है। क्या फर्क क्या है? ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, क्या सेम है? मोमेंट सेम है। मतलब हम प्रोडक्ट को सेम कह रहे हैं। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं F इज इक्वल टू F, D इज इक्वल टू D। मैंने ये तो नहीं कहा ना आपको। मैंने कहा प्रोडक्ट मतलब F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। व्हाट इज F1 D1? मोमेंट। मोमेंट। कोई भी एक मोमेंट, चाहे उसको क्लॉकवाइज कहें या एंटी क्लॉकवाइज कहें। ठीक है, नेक्स्ट, द एप्पल इज नॉट मूव्ड, मतलब हिला नहीं। वेरी गुड, द वेट इज रिमूव्ड, वेट इज रिमूव्ड फ्रॉम द रूल एंड द पिवट इज मूव्ड टू द लेफ्ट। पिवट को कहां मूव किया? पहले कहां थी राइट दाएं। पिवट? पहले 50 बीच पे। में बीच पहले 50 पे थी, अब पिवट 50 पे नहीं है। में सही है, जरा गौर से सुनिए क्वेश्चन को। अंटिल द रूल बैलेंसेस, कब तक मूव करवाया? बैलेंस हो जाए। अगर रूल बैलेंस हो गया है तो वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास का एप्पल के मोमेंट को। हाँ दोबारा बताओ। इसका मतलब है क्लॉकवाइज पे उसका स्केल का वहां पे डिस्टेंस उतना है कि उसको वो कर रहा है, इक्वल कर रहा है। डिस्टेंस इक्वल हो गया? नहीं, डिस्टेंस इक्वल हुआ। सेंटर ऑफ मास का क्या है? वो तो उसका वेरी गुड। चलें, लेकिन जवाब ने बहुत अच्छी बात की है। लेकिन सुने बात, जैसे ही उसने बोला एप्पल को मूव नहीं किया, लेकिन राइट साइड पर जो वेट लगा हुआ था 0.42 न्यूटन का, उसको हटा दिया, तो ये क्या होगा? है ना। तो इसका मतलब है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वेरी गुड, रोटेट कर गया होगा, ऐसे ही है ना। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? पिवट को हिला दी लेफ्ट साइड पर मूव करवाया। पहले कहां थी पिवट? बीच में। 50 पे थी, सही है, गुड। उसको लेफ्ट साइड पर मूव करवा दिया, कब तक? जब तक पिवट दोबारा बैलेंस नहीं हो। यही लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब जवाब ने क्या बताया है? अगर वो बैलेंस हो गई है तो क्या बैलेंस हुआ है? मोमेंटम मोमेंटम कोर्स में नहीं है। मोमेंट बैलेंस हो गया है, विच मींस एक मोमेंट है क्लॉकवाइज। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, यहां तक सब पहुंच गए? सवाल मेरा आप लोगों से ये है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन जेनरेट कर रहा है? एप्पल, ठीक है। और क्लॉकवाइज मोमेंट कौन वो generate? उसका डिस्टेंस अलोन इतनी ग्रेट वैल्यू है, इसको इक्वल कर रही है। स्केल का अपना मास नहीं है। वो डिस्टेंस की वैल्यू इक्वल कर रही है। स्केल का अपना मास है। स्केल का, रूलर का अपना वेट, वेरी गुड, सही है। रिपीट करें दोबारा, मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूं। देखिए सुने, पहले ये सिस्टम बैलेंस था, उन्होंने एप्पल को मूव नहीं कराया, लेकिन राइट साइड पर 0.4 न्यूटन का जो फोर्स थी उसको हटा दिया। जैसी फोर्स हटाई होगी, आप मुझे बताएं क्या हुआ? तो बैलेंस है या नहीं है? नहीं है। तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए पिवट को लेफ्ट साइड पर मूव करवाया, मतलब टुवर्ड्स एप्पल मूव करवाया। और कब तक मूव करवाया? अगर वो कह रहे हैं फिर से बैलेंस हो गया, कह रहे हैं ना, उसका मतलब है फिर से मोमेंट्स इक्वल हो गए। कौन कौन से? अगर मोमेंट्स बैलेंस्ड हैं तो एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है एप्पल। मेरा सवाल ये है कि क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? स्केल का वेट। देखो मोमेंट फोर्स की वजह से होता है, इसलिए मास नहीं कहेंगे, हम कहेंगे स्केल का वेट। यहां तक कोई मसला तो नहीं? तो अब दो मोमेंट्स हो गए ना, एक मोमेंट ड्यू टू वेट ऑफ द रूलर एंड मोमेंट ड्यू टू। और अगर कोई इसमें परेशान हो रहा हो तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखें, ये जो अगर इस मोबाइल फोन को आप यहां से होल्ड करें ना, ये रोटेट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। देख क्यों? यही पिवट है, यही पिवट है, यही सेंटर ऑफ मास है। इस मोबाइल को यहां से पकड़ लो, इस जगह, क्या हो? क्यों? क्योंकि इसका वेट इस पिवट के राइट साइड पर एक्ट कर रहा है, तो उसको रोटेट करवा। जब इस पर मैं एक्ट कर रहा था तो वेट भी वहीं था जहां पिवट थी, तो ये बैलेंस था, इससे कोई एक्स्ट्रा मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो तो रहा। अगर हम लोग पिवट बीच में रखते, कोई वेट नहीं रखते, फिर बैलेंस होगा वो। हाँ, लेकिन फिर एप्पल भी नहीं रखना है आप। हाँ, बैलेंस होगा। सर अब इस पिवट को सेंटर ऑफ वो कहेंगे ना, मास। पिवट को सेंटर ऑफ मास नहीं कह सकते। सेंटर ऑफ मास हर ऑब्जेक्ट का एक होता है, वो चेंज नहीं होता। मतलब ये थोड़ी कि पिवट आपने वहां रखा इसलिए वहां सेंटर ऑफ मास पिवट यहां रखा। एप्पल रख दिया इसलिए। हाँ, अगर वो क्या कहते हैं 50 पर होता और एप्पल आप जो है ना रखते तो वो 50 पे बैलेंस होता, ऐसे रखा रहता। ठीक है, अब चलिए सवाल पढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द अरेंजमेंट
इन फिगर 3.2 बैलेंसेस। इसका जवाब ने भी जवाब दिया और आपने भी दिया, दोनों ने जवाब दिया, दोनों वो मिलेंगे आंसर्स। जवाब ने क्या बोला, क्यों बैलेंस कर रहा है ये? क्योंकि इसके मोमेंट्स बैलेंस्ड हैं। और कौन से मोमेंट्स बैलेंस्ड हैं? मोमेंट ड्यू टू एप्पल एंड मोमेंट ड्यू टू रूलर। वेरी गुड, चलें लिखें इसको, रूलर लिखेंगे, रूलर ठीक है, रूल लिखेंगे या रूलर लिखेंगे? बैलेंसेस का मतलब होता है कि दोनों मोमेंट्स इक्वल हो गए हैं, और अगर दो मोमेंट्स इक्वल हुए हैं तो वो दो फोर्सेस भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी वो दो फोर्सेस हैं जिनकी वजह से दो मोमेंट्स थे। ठीक है, पार्ट 2 लिखा हुआ है, द पिवट इन फिगर 3.2 इज क्लोजर टू द 50 सेंटीमीटर मार्क। क्या मतलब है इसका? ये 50 सेंटीमीटर मार्क से करीब है। ठीक है, देन टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एप्पल। सेंटर ऑफ मास से दूर है 50 सेंटीमीटर से। एप्पल से दूर है और उससे भी दूर है, उससे करीब है, उससे करीब। एप्पल से दूर है 50 सेंटीमीटर से करीब। सेंटर ऑफ मास क्या है सर? दोबारा पढ़ें, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है, एक सेंटर ऑफ मास कितने होंगे? दो किस किस के? एक स्केल का होगा, एक एप्पल का होगा। जी, सवाल पढ़ें ना, गौर से पढ़ें, इस तरह से तो नहीं होता। ठीक है, सवाल में क्या लिखा हुआ है? ये जो पिवट है ये एप्पल के सेंटर ऑफ मास से दूर है और 50 सेंटीमीटर, जिसको आपको पढ़ना चाहिए सेंटर ऑफ मास ऑफ रूलर, है ना? वो आपको पूरी बात तो नहीं बताएगा ना, वो कह रहा है 50 सेंटीमीटर मार्क, लेकिन दिमाग में क्या आना चाहिए? सेंटर ऑफ मास ऑफ रूलर। वो कहना ये चाह रहा है कि जो पिवट है ना, ये रूलर के सेंटर ऑफ मास मतलब वेट ऑफ रूलर से करीब है, लेकिन एप्पल के वेट से दूर है। सही है, ये सवाल इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? कंपेयर द वेट ऑफ द रूलर टू द वेट ऑफ द एप्पल। देखिए इसका जवाब यहाँ पर है, यहाँ पर है इसका जवाब। ठीक है, निकालेंगे ना उसका। देखिए मैं कंपेयर करने का मतलब है सिर्फ बोलना है ज्यादा है या कम है। सही है, अब मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, ज्यादा डिस्टेंस कौन सा है? एप्पल का ज्यादा है। नहीं, एप्पल का ज्यादा है। एप्पल का ज्यादा है। नहीं, यहाँ पर स्केल एप्पल का डिस्टेंस 25 है ना, और इसका 45 है। वेट ज्यादा किसका है? क्या देखे ना वो उसके हाँ। एप्पल स्केल के करीब है। ठीक है, हाँ, स्केल के एक मिनट ना, जवाब आ गया। 50 सेंटीमीटर के करीब है वेट ऑफ द स्केल, सही। और एप्पल का थोड़ा वेट ज्यादा है, हाँ। तो फिर भी बैलेंस हो जाए स्केल बीच में। क्योंकि प्रोडक्ट इक्वल लाना है। करीब है ना, ज्यादा लगेगा। या जवाब आप बताएं ना, इस आंसर को मजीद क्लियर करें। उसका डिस्टेंस कम है, फिर भी उसका मोमेंटम इक्वल है, इसका मतलब उसकी वैल्यू से ज्यादा ग्रेटर है। वेरी गुड। देखें 2 into 5 लिखा हो, क्या आंसर आया? 10। और एक जगह लिखा हो 2.5 into 4। 2 into 5 और 2.5 into 4, आंसर दोनों का 10 है। जहां पर 2.5 लिखा हुआ है, अब वहां पर दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? 4। देखो 2 देख लें, अगर अपने पास लिखें, सब लिखें, 2 multiplied by 5 लिखें। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी। क्योंकि प्रोडक्ट इक्वल लाना है, तो 2 into 5 लिख दिया जी। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? 2.5 into 4। 2.5 into 4। अब मुझे बताएं जिस वैल्यूज को देखें, जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां पर दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? और जहां पर 2.5 लिखा हुआ है वहां पर दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है जब आप फोर्स बढ़ाते हैं तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम करना पड़ता है, और जब आपको फोर्स कम करनी होती है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाना होता है ताकि सिस्टम बैलेंस्ड रहे। तो यहाँ पे एप्पल भारी है वो कर। हाँ, अब इस डायग्राम को देखकर आप मुझे बताएं, इस डायग्राम को मतलब इन डिस्टेंसेस को देखकर मुझे बताएं, वेट एप्पल का ज्यादा है या रूलर का ज्यादा है? एप्पल का डिस्टेंस बहुत कम है, उसका वेट रूलर का ज्यादा है रूलर का ज्यादा है क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है। अच्छा, हाँ, उसके करीब है। वेट रूलर के डिस्टेंस अच्छा 50 सेंटीमीटर लेंगे हम डिस्टेंस को देख लेना कितना पिवट से दूर है। वेट रूलर का वेट एक्ट जहां पे कर रहा है जहां मैंने एरो बनाया है, आपका डिस्टेंस कम है। मुझे बताएं रूलर का वेट पिवट से दूर है या वो कोने में लगा या उसका वेट या एप्पल पिवट से करीब है? पिवट से वो करीब है। पिवट से रूलर का वेट करीब है, व्हिच मींस वो जो फोर्स जो ड्यू टू वेट ऑफ द रूलर है
is closer to the pivot and the force which is because of weight of apple is further, which means कि जिसका perpendicular distance ज्यादा है उसका weight कम होगा. मुझे बताएं रूलर का weight ज्यादा है, एप्पल का weight ज्यादा है? रूलर का weight क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका perpendicular distance कम है. जिसका perpendicular distance कम होता है उसका फिर force ज्यादा होती है. force मतलब weight ज्यादा होता है. क्योंकि बैलेंस आउट कर रहे हैं. जिसका डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगा. मैंने भी बताया ना, जैसे अगर आप लिख रहे हैं एक जगह पर 2 into 5, दूसरी जगह पर लिख रहे हैं 5 into 2, which means अगर आप 2 की जगह पर 5 कर रहे हैं तो 5 की जगह ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा, क्योंकि जब आप फोर्स बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट को इक्वल करने के लिए, मोमेंट्स को इक्वल करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिड्यूस होना चाहिए. ठीक है, यहाँ तक मसला तो नहीं है? ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो जी नेक्स्ट. कंप्लीट 3 part A. Complete the statement by writing in the blank spaces. The moment of a force about a pivot is equal to. मोमेंट की डेफिनेशन बताएं, फॉर्मूला देखकर जल्दी से. फॉर्मूला क्या लिखवाया था? इसको इनटू नहीं लिखते, इसको लिखते हैं प्रोडक्ट. क्या लिखते हैं? नहीं, मोमेंट. मोमेंट एंड बिटवीन फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स एंड पिवट. ठीक है, वेरी गुड. पूरी बात लिखेंगे. सही बोल रहे हैं आप लोग, लेकिन इसको कंप्लीट कर लें. क्या लिखेंगे? जब आप लिख रहे हैं ना मोमेंट इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी, तो उसको लिखेंगे मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स. प्रोडक्ट बोल दिया ना सरकार. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स टू पिवट. लाइन ऑफ फोर्स टू पिवट, उसका मतलब क्या? लाइन ऑफ फोर्स टू पिवट, बीच में जो लाइन आ रही है फोर्स की लाइन से पिवट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सही है, वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे. मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. State the name given to the point at which the weight of the rod acts. Center of mass. Weight लिखा हुआ है तो center of gravity लिख दें उसको. लेकिन आपके कोर्स में दोनों की वेटेज सेम है, मतलब आप सेंटर ऑफ मास भी लिखेंगे तो मार्क पूरा मिलेगा. State the name given to the point. जिस पॉइंट पर इस रॉड का वेट एक्ट कर रहा है वो सेंटर ऑफ मास है. मास निकालने का क्या है? m is equal to w upon g. w कितना है? 160 upon 10. सही है. पार्ट 3 पढ़ें. कैसे करेंगे एक्सप्लेन? अगर इक्विलिब्रियम में है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी या नहीं होंगी? होंगी सर. तो अब आप प्रूफ करें इसको. क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. Sir, the clockwise moment is equal to the anti-clockwise moment. इस पूरे में पिवट कहाँ है? पिवट Sir, 160 Newton mark. वो तो वेट एक्ट कर रहा है, वहाँ पे पिवट कहाँ से आ गया? Pivot. हाँ, ये भी है. Sir, edges पे है pivot. नहीं पे ऐसे तो. Edges पे. Pivot तो नहीं होगा फिर. अब रोप एक्स या रोप वाई में से आपकी मर्जी है, जो भी आप पिवट ले लें. आप पिवट क्या लेना चाह रहे हैं, रोप एक्स या रोप वाई? Sir, X. अगर रोप एक्स पिवट है तो ये 80 न्यूटन वाली फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस करेगी या नहीं? करेगी. नहीं. नहीं करेगी. 80 को भूल जाए आप लोग. सही है. कितनी फोर्सेस रह गई हैं? 2. 160 न्यूटन क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करी, एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. क्लॉकवाइज. 2 सेकंड. पिवट है ना. तो pivot की तरफ जाएगी. इस फोर्स के हिसाब से देखो ना, पिवट क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है, फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है. Clockwise. Sir, clockwise. क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रही है. और ये वाली फोर्स Anti-clockwise. तो 160 को किससे मल्टीप्लाई करें मोमेंट निकालने के लिए? Sir, 1.2. तो 160 into 1.2 कितना होता है? Sir, 192. और Sir, 80 into 2.2 कितना आ रहा है? 80 into कितना? 2.2. Same आ रहा है. 192. और 80 into 2.4 192. इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे? जी सर.
डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? The force about both pivots is equal to पहले बताओ डाउनवर्ड फोर्स कितनी है 160 newtons, और अपवर्ड कितनी है? 80 newtons. 160 है। भाई दोनों मिलाएंगे ना। अब ये जो कुछ हमने यहाँ पर लिखा है वो हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना। ठीक है सर। तो यही लिखेंगे ना कि कोई रिजल्टेंट नहीं है और वो वैल्यूज लिख दें। Yes, because there is no resultant force upward and downward, forces are same, and there is no resultant moment because 160 into 1.2 is equal to 80 into 2.4. Next question, Umar, read करें। A man uses a metal bar to remove an iron nail from a piece of wood, as shown in figure 3.1. A1. The man applies a force of 150 newtons at a distance of 0.50 meters from the pivot. Calculate the moment of the force about the pivot. Include a unit. Moment का formula? Force into perpendicular distance. तो कितनी force है? 150. 75 newtons है। न्यूटन या न्यूटन मीटर? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर सर। न्यूटन मीटर आएगा। Okay, next question. The force applied by the man produces a turning effect (bracket moment bracket close) about the pivot. Describe another example of using the turning effect of क्या a पार्ट भी है क्या? क्या एग्जाम्पल है बताएं? तो दरवाजा खोलेंगे। दरवाजा खोलने के एग्जाम्पल और कोई बताएं, कोई एग्जाम्पल टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की। कभी गाड़ी का व्हील चेंज किया आप लोगों ने? जैक भी ठीक है, और जो स्पैनर होता है उसके थ्रू किया? जी सर। टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है नहीं होता? उसको होता है सर, उसको घुमाना पड़ता है। कह रहा है कोई भी एग्जांपल दे दें आप लोग। सही है, डिस्क्राइब अनदर एग्जांपल ऑफ यूजिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं सर। तो फिर लिख देंगे यूजिंग अ टी रेंच टू ओपन अ कार टायर। ओपन द बॉटल कैप। अगर ओपन कर रहे होते हैं तो वो जो बॉटल कैप ओपनर देखा है आपने, जो पेप्सी का बॉटल कैप हटाने के लिए होता है, क्या वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? जी सर। बॉटल ओपनर भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर आप वैसे भी नॉर्मल अगर बॉटल खोल रहे होंगे तो भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वरना नहीं खुलेगी। The man tries to use the metal bar to remove another nail from the piece of wood. He applies the same force of 150 newtons at a distance of 0.50 meters from the pivot. The turning effect produced is not enough to remove the nail from his piece of wood. Describe how the man can increase the turning effect without increasing the force. सर वो उसको सर डिस्टेंस बढ़ा देगा, वो जो क्रोबार डिस्टेंस बढ़ा दे, लंबी वाली ले लेगा। डिस्टेंस बढ़ा दे, या फिर क्या होगा, फोर्स कितने एंगल पे लगानी चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये दो चीजें वो कर सकता है। एक तो ये कि फोर्स 90 डिग्री पर या परपेंडिकुलरली अप्लाई करे, दूसरा ये कि यूज अ लॉन्गर बार। लॉन्गर बार होगा तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाए। अप्लाई द फोर्स एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, अप्लाई द फोर्स एट 90 डिग्री टू द बार।